अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक ऐसे मुनफरिद कुकिंग शो में खुशामदीद जिसमें हम आपको सेहतमंद रहने के लिए इंतहाई मुफीद मशवरे देते हैं। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लो, बट योर लाइफस्टाइल हैज टू बी हेल्दी। प्रोग्राम का नाम है हकीम साहब का दस्तरखान। मैं हूं हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके बावर्ची खाने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए वक्त पर दवा का काम कर सकती हैं। सूंठ के इस्तेमाल से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द में भी कमी आएगी। आप सब गुजार सकेंगे एक सेहतमंद और खुश जिंदगी, और वो भी किफायत शारी के साथ। खाएं मगर समझदारी से। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे आगा अब्दुल गफ्फार साहब से, और आप अपने सवालात को लेकर आ जाए फौरन से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? बेटे कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक हैं। और लोग बड़ा इंतजार करते हैं आपका, बहुत सारे सवालात होते हैं। और आज भी बहुत सारे सवाल आएंगे। सवाल जो है ना वो यकीनन आते हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं नाजिया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बगैर इंफॉर्मेशन के हमारी जिंदगी में इंसर्ट होती जा रही हैं। वो क्या क्या? दो चीजें। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं उनकी आंखें बहुत तेजी से कमजोर हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि बच्चियां जब अपना हार्मोनल पीरियड स्टार्ट करती हैं तो उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये दो इश्यूज हैं। जो आंखों वाला मामला है, इस पर तो मैं एक छोटी सी बात जरूर करना चाहूंगा। वो ये कि हमारे यहाँ आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप बड़ा आम हो गया है। कंप्यूटर गेम बहुत आम हो गए। जिस बच्चे के हाथ में देखो कोई ना कोई कंप्यूटर गेम है, या हाथ में है या स्क्रीन पर है, और वो मुसलसल खेल रहा है, या टीवी के सामने बैठे हैं, प्ले स्टेशन है, कुछ ना कुछ जरूर है। कुछ ना कुछ। अच्छा, क्या इतनी देर तक रेडियो एक्टिव रेजेस के सामने बैठना मुनासिब है? इतना बड़ा सवालिया निशान है कि इंटरनेशनली यह बात तय है कि जो इस रेडियो एक्टिव रेजेस के सामने 2 घंटे से ज्यादा बच्चा बैठता है उसके लिए आंखों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एक तो मतलब मैं पॉजिटिव मैसेज लोगों को देना ये चाहता हूं कि अपने बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के सामने नहीं रहने दीजिए, इससे आंखों पर असर पड़ेगा। वंस अ वाइल कोई मसला नहीं है, लेकिन मुसलसल जो बच्चे रोजाना 4-4, 5-5 घंटे बैठे होते हैं, वो 11-12 साल की उम्र में फिर वो चश्मा लगा रहे होते हैं। इतनी जल्दी तो आंखों का खराब होना इससे पॉसिबल है। नंबर 1 आंखों का खराब होना, और थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हमारे माशरे में आ गई है, वो है सोते हुए अपना मोबाइल फोन अपने सर के करीब रखना। अभी देखिए, ये रेडियो एक्टिव रेजेस हैं और ये हमारे ब्रेन के सेल्स को मुतासिर करती हैं। तो कितना दूर रखना चाहिए वैसे? उसूली तौर पर तो बिस्तर पे नहीं होना चाहिए, और अगर वो कम से कम साइड टेबल पर हो, और अगर वो साइड टेबल की दराज में हो तो सबसे अच्छा है, इसलिए कि रेडियो एक्टिव रेजेस जो हैं वो स्प्रेड आउट होती हैं, लेकिन लकड़ी जो है उनको खत्म कर देती है। अच्छा, लकड़ी रोक देती है। तो अगर वो दराज के अंदर है तो फिर कोई इश्यू नहीं। अगर प्लास्टिक का दराज हो तो भी कोई मसला नहीं। तो कम से कम एक रुकावट तो मौजूद है ना। तीसरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला था वो थी हार्मोन्स। देखिए, एक औरत की जिंदगी की बुनियाद हार्मोन्स की जो पैदाइश है वो नॉर्मली जिस उम्र में होती है, उस उम्र में बच्ची की सबसे बड़ी दोस्त जो है ना वो माँ होती है। तमाम चीजों की ट्रेनिंग देना, तमाम चीजों को समझना, समझाना, और बच्ची को उस स्ट्रेस से बाहर लाना, ये सिर्फ और सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, आमतौर पर माँ की। अच्छा, माँ जो रोल अदा करती है वो अपने तमाम तजुर्बात को सामने रख कर करती है। आज हमारे माशरे में एक छोटा सा फ्रैक्शन खड़ा हो गया। नो डाउट ये जो जनरेशन गैप का नाम है ये बहुत पुराना है, जनरेशन गैप है, लेकिन उसके बावजूद ये बात, एक जुमला हमेशा याद रखिएगा कि
सिंपल, तजर्बे का कोई मोल नहीं, एक्सपीरियंस का कोई बदल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तजर्बा बहुत बड़ी चीज है और तजर्बे की बुनियाद पर जो चीजें बताई जाती हैं, जो चीजें सिखाई जाती हैं, उसमें बहुत कुछ पीछे होता है। और इस तजर्बे की बुनियाद पर अगर मां अपनी बच्ची को एक पैम्पर करके लेकर चल रही है तो शायद उससे बड़ी नेमत उस बच्ची के लिए कोई नहीं। तो ये है कि मतलब बच्ची का 24 घंटे स्पेशली लड़कियों का ख्याल रखना जरूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आजकल एक बहुत बड़ा मसला और भी है, वो है कि हमारे यहाँ बच्चियों में, और जो अब मैं फिगर देख रहा हूं, शायद 80% बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी, इनका बहुत ज्यादा इशू है बिकॉज ऑफ अनमैनेजमेंट ऑफ या नॉन मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन। मैनेजमेंट का सिलसिला ये है कि मैनेजमेंट जो है वो इस तरह है कि जिस दिन बच्ची ने नहाया उस दिन उसके हार्मोन्स की पोजीशन कुछ और है, दूसरे दिन कुछ और है, तीसरे दिन कुछ और है, 28वें दिन कुछ और है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 फिर कुछ और है। तो ये सांप सीढ़ी का जो लूडो है ये एक औरत की जिंदगी में सारी जिंदगी चलता है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं पहले कह दूं, बड़ी वो शायद मेरी तमाम बच्चियां जो मुझे देख रही हैं वो उनसे एक रिक्वेस्ट है। आपके घर में कैलेंडर होता है? जो दिन आए, जिस दिन आपको नमाज छोड़नी हो उस दिन आप वो एक निशान सा अपने कैलेंडर पे लगा दीजिए। सही है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। और शायद बच्चियों को इससे फायदा क्या होगा? मतलब इससे फायदा ये होगा कि अगर आप 6 महीने बाद भी अगर अपनी यानी डेट्स याद करना चाहेंगे, उसका रिकॉर्ड रखना चाहेंगे तो रिकॉर्ड मौजूद होगा। अच्छा, और ये रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि इस रिकॉर्ड ही की बुनियाद पे बहुत सारी चीजें स्टैब्लिश होती है। सही है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि ये जरूर वहां पर अगर हो सके, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि किसी वक्त उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वहां पर वो नोट करते हैं कि ये पेनिंग है और ये अनपेनिंग है। यानी बाज़ औक़ात होता है किसी वक्त पेन बहुत ज्यादा होता है, किसी वक्त नहीं होता। तो ये भी बात नोट करके रखें, इससे मेडिकली हर आपके मुआलिज को आसानी होगी। ऑलराइट, ठीक है। हालांकि बात बड़ी छोटी सी है, सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ठीक है। तो हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाजिया मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। जी मुरसलीन साहब, आप कैसे हैं? आपका मसले सॉल्व नहीं हुए अभी तक? नहीं, मसला तो सॉल्व होता है लेकिन इसकी एक्चुअली कोई सही रिजल्ट नहीं आता है। तो आगा साहब से तो हम दफा मुस्तफीज होते हैं। आज आगा साहब से जरा सा कुछ आपकी इजाजत से मालूमात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मालूमात कीजिएगा। अगर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुरसलीन साहब, कैसे हैं आप? अगर साहब मतलब अब मुझे जो है ना 2-3 प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं जो है ना या तो कि मैं कुछ साइको पेशेंट हो गया हूँ या कुछ मेरे मसले का हल नहीं निकलता है। अगर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन जो है ना ऐसा है कि 2-2 दिन मुझे स्टूल पास नहीं होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा जो है ना अगर साहब मेरी डायबिटीज जो है ना वो भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। अगर साहब आपने बताया था कि मैं जो है ना पपीता और अमरूद का इस्तेमाल ज्यादा करूं, तो ये मालूम करना चाहता था अमरूद का गूदा ज्यादा फायदेमंद है या बीज ज्यादा फायदेमंद है? बहुत मुनासिब सवाल। और हुक्म? और कुछ? बस हुक्म की गुजारिश है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था कि अमरूद का बीज या फिर उसके जो गूदा जो वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, होल पूरा अमरूद अल्लाह ताला का बड़ा अजीब निजाम है। हाँ। बीज का न्यूट्रलाइजेशन एजेंट उसका गूदा है। हाँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे गुलाब की एक छोटी सी पत्ती आप ले लें तो उसका जो सुर्ख हिस्सा है उसकी क्वालिटी कुछ और है और वो कोने पर जो पीला सा हिस्सा है उसकी क्वालिटी कुछ और होती है। ये अल्लाह का निजाम बड़ा अजीब है। मुझे मुरसलीन साहब से 2 दरखास्तें करनी है और इनके हवाले से मेरे तमाम सुनने वालों को। डायबिटीज इनका एक बेसिक प्रॉब्लम है मुरसलीन साहब का, क्यों हमें पता है, अक्सर कॉल करते रहते हैं। दूसरा एक इशू है इनका कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहला सवाल ये, आप खाते क्या हैं? कितना खाते हैं? आपके खाने में फाइबर कितना है? हमने एक चीज तय कर ली है, वो ये कि आटा जितना सफेद होगा उतना अच्छा होगा। हमने ये चीज तय कर ली है। और शायद यही मैं शायद इस जुमले को बदलना चाहता हूं कि आटा जितना सफेद है उतना ज्यादा जहरीला खतरनाक है, उतना ज्यादा खतरनाक है। तो आटा जो है वो फाइबर के साथ होना चाहिए और आप जितना फाइबर इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और अगर आप फाइबर अपने खाने में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करें तो आप बुरा कर रहे हैं।
सही, ठीक है। फाइबर आपके खाने में होना चाहिए, और ये मैं इंटरनेशनल रूल की बात कर रहा हूं, ये बात जो मैं कह रहा हूं ये तमाम लोगों के लिए है। अगर आप सुबह नाश्ते में मैदे की डबल रोटी ब्रेड खा रहे हैं, अगर आप दोपहर में सफेद आटे की रोटी खा रहे हैं और उसके बाद रात को भी सफेद आटे की रोटी खा रहे हैं या कहीं थोड़े से चावल खा रहे हैं, तो मुझे बताइए ये कब्ज होगा या नहीं होगा? बस सब तो सी बात है, बस 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 5 नहीं हो सकते। सही है, ठीक है। तो एक तो बात ये कि आपका क्वांटिटी ऑफ फूड क्या है और क्वांटिटी ऑफ फाइबर उसमें क्या है, आप उसको देखिए। अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, और वेजिटेबल्स का मैं आपसे करूं कि आप अगर कैबेज ले रहे हैं, अगर आप आलू ले रहे हैं, अगर आप मटर ले रहे हैं, अगर आप गाजर ले रहे हैं, और इन तमाम चीजों को आप थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं, तो स्टीम करने के बाद आप उसमें बगैर चिकनाई के थोड़ा सा दही मिक्स करें, उसमें चाट मसाला मिक्स करें और बहुत बड़े बाउल बना करके आप खा लें, वो कितना मजेदार लगेगा, टेस्ट कितना अच्छा होगा, फाइबर कितना। और एग्जैक्टली और मैं आपसे करूं कि अगर ये 200 ग्राम्स हो, 200 ग्राम्स, तो इसकी टोटल कैलोरीज मैंने कैलकुलेट किया था 78 होती है। आराम से चले जी, हम एक और कॉलर से बात करते हैं। नाइमा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाइमा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। साइमा बात कर रही हूँ। हाँ साइमा, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ, मुझे आगा साहब से बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिएगा साइमा। बेटे अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मेरे रब का बड़ा करम है। आगा साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी एज है 32 ईयर जी, और मुझे 10-12 साल से जो है ना डायरिया का प्रॉब्लम है, और सुबह उठती हूँ तो बलगम और रेशे का प्रॉब्लम भी रहता है, बहुत दुबली पतली हूँ, इसकी वजह से रिश्ते का भी प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। मुझे प्लीज कुछ बता दें। 12 साल से आपको लूज मोशन की शिकायत है? लूज मोशन की शिकायत है। लूज मोशन की शिकायत इस तरह है कि सुबह में उठती हूँ तो लूज स्टूल पास होता है, पूरा दिन इस तरह नहीं है कि सारा दिन आना जाना, इस तरह नहीं होता। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। सही है, मुझे कुछ बता दे। सही, चलें ठीक है, भी बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए फिर वही पेट का मसला है। मैं इनसे तो दरखास्त करूंगा साइमा से कि ये कंप्लीटली अपने टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, और मे बी पॉसिबल इनको बेरियम का कोई टेस्ट करवाएं डॉक्टर, तो उसके बाद ये तय कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप हो रहा हो। ओह अच्छा, ये इवन उससे भी हो जाता है कि लूज मोशन हो रहे हो तो? मुसलसल लूज मोशन हो रहे हैं इनका 12 साल से, तो अब 12 साल तक लूज मोशन होने की कोई ना कोई कॉज तो होगी ना, बगैर कॉज के नहीं हो सकता। मे बी पॉसिबल वो अल्सरेटिव कोलाइटिस स्टार्ट कर रही हूँ, मे बी पॉसिबल अभी अगर इलाज हो जाए तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा और डॉक्टर ज्यादा बेहतर डायग्नोज कर देगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जब अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो भी अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर लूज मोशन हो रहा है तो भी? देखिए, जहां कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, डिसेंडिंग कॉलन से अगर हार्ड स्टूल गुजर रहा है तो वो स्क्रैचेस डालता हुआ निकलेगा, जख्म होने के चांसेस हो गए। सही है, ठीक है। अगर किसी वक्त कोई छोटा सा जख्म पड़ गया, हाँ, और वहां पर पसी फॉर्मेशन हो गई, हाँ, और उसकी वजह से फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, हाँ, मुसलसल एसिड आ रहा है स्टूल के साथ, तो फिर वो मसाइल पैदा कर देता है। और इसकी बेसिक कॉज क्या है? इसकी बेसिक कॉज ये है कि माँ जो है वो बच्चे को ले जाती है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, और हम उसका जब स्टूल टेस्ट करवाते हैं तो स्टूल का रिएक्शन एसिड होता है, हाँ, उस एसिड को हम रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एसिड जो है वो डिसेंडिंग कॉलन को तबाह कर देता है। ये हमारा प्रॉब्लम है, हम इस तरह इसको डील करते हैं कि उसमें आगे जाके मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसाइल होते हैं। अच्छा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात अपनी मुरसलीन साहब वाली एक बात बिल्कुल बता दें। मुरसलीन साहब क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट है, और डायबिटीज के पेशेंट हमेशा याद रखें कि कोई उन्हें जख्म पड़ गया तो वो ठीक नहीं होगा। मुरसलीन साहब और डायबिटीज के तमाम पेशेंट से मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं, खाने में तब्दीली कीजिए, फाइबर ज्यादा लीजिए, और उसके साथ साथ एक चीज और, वो कि एक्सरसाइज कुछ भी हो जरूर कीजिए, चाहे सुबह फजर की नमाज के बाद एक मरतबा वॉक करके आ जाइए, वो सबसे बेहतर वक्त है वॉक करने का, इसलिए कि उस वक्त ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, और निकलते हुए सूरज की रोशनी अपनी बॉडी पे रिसीव करना ये बहुत अच्छा है, बेस्ट चीज है। चले सही है, इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, बेगर फिर हम मिलेंगे कहीं ना। सलाम पाकिस्तान, वेलकम बैक। और हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कौन है? मैं जाहिदा बोल रही हूँ। जाहिदा, आप का सवाल? मेरा आगा जी से सवाल है। हाँ जी जाहिदा, लाहौर से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। ये मेरी बेटी है 14 साल की ना, 15 साल की।
उसके मुंह पे ना सारे छोटे छोटे मोके से निकल आए हैं। अच्छा और उसका कुछ बताएं, वो बहुत अजीब से लगते हैं। अच्छा बेटे, ये मोके हैं या जी। पिंपल्स खराब हुए नहीं हैं? नहीं, मोके हैं, छोटे छोटे से हैं, अच्छा जीभ से। ठीक है। और उसका कुछ बता दें मुझे ना। 14 साल की है, जी उसके हार्मोन सेट हो गए? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। ठीक है बेटी, फिर मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा अल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनकी कॉल नहीं मिल पा रही है वो हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। आप एसएमएस का तरीका स्क्रीन पर भी आ रहा है। आप लिखेंगे SP स्पेस देंगे, अपना मसला लिखेंगे, नाम जरूर लिखिएगा, शहर का नाम लिखिएगा ताकि आपको सही तरीके से बता सकें, और भेज दें 4471 पे। जी जायदा साहबा ने फरमाया कि बेटी का मसला जिसके चेहरे पे मोके हो रहे हैं। मैं आपसे करूं कि मोकों को काट देना मोकों का इलाज नहीं है। अच्छा, काट देना इलाज नहीं उसकी है। वजह क्या है कि आपने काट दी, हाँ। 4 काट दिए, 20 और हो गए, फिर 20 काट दिए तो इंशाल्लाह 100 और हो जाएंगे। ओए, काटने से ज्यादा होते जाएंगे। क्यों होंगे? देखिए, मोके आ रहे निकल रहे हैं तो यकीनन उसका कोई रूट कॉज भी है पीछे। यकीनन उसको खराब करने के लिए कोई न कोई जिस्म में बैक्टीरिया मौजूद है। मैंने बैक्टीरिया को तो देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ फसल काट दी, जड़ छोड़ दी, फिर क्या होगा? सही है। ठीक है ना? तो बुनियादी तौर पर उस रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए जिससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और मसाइल को ठीक करने के लिए मैं आपसे अर्ज करूं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए एक ऐसी, देखिए मीडिया पे बैठकर हम लोग कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं बता सकते। हमारे लिए बड़ा मसला होता है कि हमारी जो व्यूवरशिप है वो कहां तक है और कौन कौन इस बात को किस तरह लेगा। सब लोग ही फॉलो करने लग जाते हैं ना। हाँ। इसलिए अच्छा, मुझे तो लोगों ने कहा, और ये बात मैं स्क्रीन पर कह रहा हूं कि मैं वो खुशनसीब इंसान हूं कि जब मैं मरूंगा तो शायद वो पहला हकीम होगा जिसकी 2500 बयाजें लोगों के पास मौजूद होंगी। वरना लोग ये वो कहते हैं कि हकीमों की अपने साथ कब्र में ले जाते हैं, तो मैं वो वाहिद आदमी होऊंगा जो कब्र में बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत मैसेज जाए। तो उसके बाद से मैं बड़ा मोहतात हो गया हूं। मैं कोशिश करता हूं कि दवाओं को इतना आसान और इतना छोटा करके करूं कि लोगों तक मैसेज चला जाए, सही जाए। बिल्कुल सही है। मैं 3 चीजें अर्ज करता हूं: चिरायता, सरफोका और उशबा मगरिबी। चिरायता, सरफोका और उशबा मगरिबी। चिरायता को स्वीट चैरेटा इंग्लिश में कहते हैं, और जो वो है शाहतरा है, इसको फ्यूमेट्री कहते हैं। इन तीनों चीजों को हम वजन लेकर के पानी में बॉयल कर लिए 5-5 ग्राम, और इसको छान कर आप पानी पी लीजिए। इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो एक दवा है, उस दवा का नाम है इत्रीफल शाहतरा। उसमें 3 फल होते हैं, हड़बैड़ा और आंवला। हड़बैड़ा आंवला को त्रिफल पे कभी भी जाकर नेट पे सर्च कर दिया, आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें फ्यूमेट्री यानी शाहतरा अगर ऐड कर लेंगे तो ये खून साफ करने के लिए बहुत अच्छी दवा होगी। मुसलसल 3 महीने इस्तेमाल कीजिए, जो भी खून की खराबियां होंगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? खैरियत से? हाँ जी, मैं ठीक ठाक। आगा जी से बात करनी थी। बात कीजिएगा। जी, बिल्कुल। मैं हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। हाँ जी, सर मुझे बात करनी थी। मेरी आंटी है, उनके बारे में। उनको 8 साल से मसला है। जी। उनकी जो कमर के नीचे से दर्द शुरू होता है और उनके घुटनों तक जाता है, जी। जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही हैं। और हर तरह का इलाज करवा के देख लिया है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कहते हैं कि कोई नस है जो दब गई है या क्या चक्कर है। कोई कुंडक बता देता है, तो थोड़ा सा अरसा उनको आराम आता है, उसके बाद फिर वही पेन शुरू होती है कि वो चल भी नहीं पाती हैं सही तरीके से ना। एक तो काइंडली उसका बता दीजिएगा। और दूसरा जो है, मेरी बेटी है, वो अक्सर रात को मैं ना उसको सुलाती हूँ पेशाब करवा के, फिर भी वो कर देती है बिस्तर में ना। तो बहुत मैं उसकी वजह से परेशान हूँ। डॉक्टर्स को दिखाया, वो कहते हैं कि अभी छोटी है, इसको कुछ नहीं देंगे अभी। तो उसके लिए अगर आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। मेरे 2 सवाल आपसे। हाँ जी। आंटी जो आप जिनकी बात कर रही हैं, क्या आपने उनके कमर के मोहरों का एक्सरे करवाया है? कमर के मोहरों का नहीं, नस से बताते हैं कुछ वो। अच्छा, दूसरी हाँ बात, बच्ची की उम्र कितनी है? वो है 6 साल की है सर। 6 साल की हो गई। हाँ जी। ठीक है बेटे, मैं अभी अर्ज करता हूं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। देखिए, 2 चीजें इन्होंने तय कर ली। वो ये कि उनकी कमर में तकलीफ है, निचले हिस्से में तकलीफ है, और वो टांगों तक जाती है। कमर के 4थे और 5वें मोहरे के दरमियान अगर गैप में कमी आ जाए या कहीं पर मिसमैनेजमेंट सेटिंग में हो जाए तो वहां से निकलने वाली एक रग, जिसे उर्दू में इरकुल निसा और इंग्लिश में शैटिका कहते हैं, इस
शैटिक नर्व कहते हैं, सॉरी, वो किसी वक्त प्रेस हो रही होती है। ओह अच्छा। जब वो कंप्रेस होती है तो उस रग में दर्द होता है और वो रग पीछे से हमारी रान में आती है और इस रग में अगर पेन हो रहा है तो इसे इंग्लिश में शैटिका और उर्दू में अर्कुलनसा का दर्द कहते हैं। अगर इस रग में दर्द हो रहा है तो हमारे यहाँ आमतौर पर पेन किलर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये जानते नहीं कि किस तरफ कंप्रेस हो रही है, किस तरह कंप्रेस हो रही है, तो इसमें फिर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कमर के दर्द के लिए, मैंने लोग देखा, बड़ी अजीब सी बात है, वो ये कि वो उल्टे लेट जाते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं कि कमर पर चलो। हाँ, और भी ज्यादा तो गलत चीज हो जाएगी। अल्लाह, आप यकीन कीजिए कि चौथे और पांचवें मोहरे के दरमियान अगर खुदा ना खास्ता ये कांटेक्ट टूट गया, हाँ। या खुदा ना खास्ता ये इतना कंप्रेस हो गया कि ये रग कहीं खुदा ना खास्ता ब्रेक हो गई, तो ये तय कर लीजिए कि जिंदगी का बाकी जितना भी वक्त है आपको बिस्तर पे गुजारना पड़ेगा। तो ये जो प्रैक्टिस है कि जी बच्चों से कह रहे हैं कि जी कमर पे चलो, तो खुदा के लिए ये बिल्कुल नहीं करें। मालिश और लोग दबाते भी है जो है, दबाने के लिए भी एक मखसूस वो चाहिए प्रेशर। इससे ज्यादा प्रेशर देंगे और खुदा ना खास्ता हमने उस रग को दबा दिया तो इसका मतलब ये कि हमने सारी जिंदगी की माजूरी मोल ली। अच्छा, कहते हैं ना कि वो जो हड्डी होती है उसके साइड्स पे दबाना चाहिए। साइड पे दबाएं, उसके हल्के हाथ से अंगूठे से मूव करें। और देखिए वो लोग जो इसके एक्सपर्ट होते हैं और वो मालिश करते हैं, वो हमेशा साइड पर जाकर के इस तरह करके करते हैं और इसकी मालिश हमेशा इसी तरह होती है। उस पर सिर्फ ऊपर नहीं होती है, ऊपर नहीं होती। और अंगूठा जो है इतना प्रेशर, ये प्रेशर नहीं, ये प्रेशर नहीं सही है। तो इस प्रेशर के साथ करें, स्लो करें। पैरों को दबा सकते हैं, पैरों पे मालिश करवा सकते हैं, लेकिन मालिश करते हुए एक बात की एहतियात रखें कि कौन सी रग किधर खिंच गई है, किसी को नहीं पता। ऊपर से पता चला वो मालिश करवा रहे हैं, एक रग जो है रग पर उंगली लगी, ठक करके वो अपनी जगह पर आ गई, वाह जी ये मालिशिया बहुत अच्छा है। हाँ। और अगर खुदा ना खास्ता वो रग दूर चली गई तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या होगा? सही बात। ये तो ब्लाइंड खेल। असल में ना ये बहुत लोग जो हैं वो मसाज करवाते भी हैं और मसाज वालों को अक्सर पता भी नहीं होता कि वो कौन सा पॉइंट किस तरह है, बस वो जी मसाज कराए जा रहे हैं और एक वक्त आता है कि वो कहीं ना कहीं से सप्रेस हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है और आपका सवाल? जी मैं राना बशारत अर्ज कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी जी, मेरी एज है 47 के करीब और मुझे मरूसी बीमारी है, नजला जुकाम, और इसी तरह ये मेरे बच्चों में है। छोटा बेटा 4 साल का और बेटी 6 साल की है जी। अच्छा जी। और एंटीबायोटिक खा खा के जो मुझे जुबानी याद हो गई है, अब तो लोग मुझे डॉक्टर कहना शुरू कर दिया लोगों ने, वो आराम नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उनको जो है ना गर्मी ना सर्दी, नजला जुकाम खत्म नहीं होता। यही मसला मेरे वालिद साहब को भी था। उनकी मेरी जो वाइफ है उनकी मदर को जो है वो भी इसको सांस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, उसको भी नजला जुकाम है। तो ये मरूसी समझ ले, ये बिल्कुल इसका कोई इलाज मिल नहीं रहा। होम्योपैथिक R49 यूज कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक सेफिक्साइन साल्ट कह ले, मतलब अच्छा जी, सही। चलिए अभी अर्ज करता हूँ। ओके, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो छोटी सी बात मैं पहले कर लूँ। वो खातून रह गई थी, वो 6 साल की बच्ची जो बेड वेटिंग कर देती है और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा सा इशू है। देखिए बच्चियों में खास तौर पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि बच्चियां जो बेड वेटिंग करती हैं उनके लिए एक तो दवा मैं अर्ज करता हूँ, तिल के लड्डू, तिल सस्मे में एक केमिकल है जो BDH को कंट्रोल करता है। BDH हमारे जिस्म में एक ऐसा केमिकल है जो कंट्रोल उस वक्त करता है पेशाब को जब बच्चा सो रहा होता है। अच्छा, बच्चा या बड़ा सो रहा होता है। अच्छा। तो BDH इंक्रीज करने के लिए दुनिया में अगर कोई नेचुरल मेडिसिन पॉसिबल है तो वो तिल है। ओके, सही है। तो अपने घर में तब्दीली कीजिए, तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए और इन तमाम चीजों को मैनेज कीजिए। नंबर 1, बच्चियों में एक प्रॉब्लम और भी होती है। बच्चियों में बार औकात थ्रेड वर्म्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो उनके रेक्टम पर काट रहे होते हैं और वो कभी कभी ट्रेवल करके आगे की तरफ आ जाते हैं। बच्चियों का इन्फेक्शन हो रहा होता है, हम मुसलसल उसके इलाज करवा रहे होते हैं और पेशाब की जलन के इलाज करवा रहे होते हैं। किडनीज बिल्कुल क्लियर होते हैं, मसाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बच्ची मुसीबत में होती है। उसके लिए आसान सा हल यह है कि कुछ नहीं, सिंपल नीम के तेल में आप वैसलीन मिला लें और वैसलीन मिलाकर बच्ची की रेक्टम पर रोजाना लगाकर सुला दें। आप यकीन कीजिए कि 1 महीने के बाद बच्चे की बेड वेटिंग भी ठीक हो जाएगी, उसकी जलन भी ठीक हो जाएगी, उसके गुर्दे के अमराज भी ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत छोटी सी स्टेप है, वो अगर
कर लें तो बहुत अच्छी सी बात है। बशारा साहब के बारे में अर्ज करता हूं। पहले एक बात तय कर लीजिए, ये मेरा सबके लिए पैगाम है, सिर्फ एक बात तय कर लीजिए कि एंटीबायोटिक कब शुरू करनी चाहिए, एंटीबायोटिक की इफेक्टिविटी क्या है। एंटीबायोटिक का मतलब यह है कि अगर पस हो गई है तो उस नेगेटिव या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक को काम करना है। पहले तो तय कीजिए कि एंटीबायोटिक से पहले पेशेंट को पस पड़ गई है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया है, पर वो तय कीजिए। और अगर आप तय नहीं कर सकते तो दुनिया के किसी भी डॉक्टर को हक नहीं है एंटीबायोटिक शुरू करने का, चाहे कि कोई शख्स तो अगर गले में भी पस पड़ जाए तो फिर अगर पस पड़ जाए तो फिर, और मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूं और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो हमारे यहां वायरल फीवर्स होते हैं, वायरल फीवर में भी अगर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के दे रहा है तो आई एम सॉरी, वो कानूनी तौर पर गलती कर रहा है। ठीक है, इसलिए कि एंटीबायोटिक क्यों, जब आप ये कह रहे हैं कि उसके पास किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है, मैंने उसका कल्चर करवाया, उस कल्चर में पस मौजूद नहीं है, तो उसके बाद एंटीबायोटिक देने का हक किसको है? नहीं होना चाहिए फिर। और इस तरह अगर जाकर के आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो आई एम सॉरी, सेल्फ मेडिकेशन तो आपको मौत की तरफ ले जाएगी और कहीं नहीं। वैसे ही बहुत खतरनाक है। अच्छा, कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं अंबर बात कर रही हूँ पिंडी से। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही जी बिल्कुल, बात कीजिएगा। मैं हाजिर। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटी, कैसे हैं आप? मैं मेरे रब का बड़ा करम बहुत अच्छा। डॉक्टर, मैंने आपसे ये पूछना है कि मेरी एज 20 इयर्स है और मेरी हाइट 5'4" है और मेरा वेट नहीं बढ़ता बिल्कुल भी। मतलब मैं 41 kg की हूँ। अब आज से 5 महीने पहले जब मैंने वेट कराया था बस 43 और अब मेरा 2 kg और लूज हो गया। हालांकि मेरी डाइट ठीक है, मतलब मैं दूध पीती हूँ प्रॉपरली सुबह भी और शाम को भी, और खाना भी प्रॉपर खाती हूँ, लेकिन वेट ही नहीं बढ़ता। मेरी मदर बहुत परेशान है इस वजह से। चलिए सही, अभी आपके कुछ पूछेंगे सवाल तो चलिए ठीक है, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपका जवाब देंगे, तो आप कहीं ना जाएं, बल्कि हमारे नाजरीन कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान, जी सलाम पाकिस्तान में। और अभी ब्रेक से पहले अंबर ने कॉल किया था, उनके सवाल का जवाब पहले देते हैं। जी अंबर का मसला ये था कि उनकी उम्र माशाल्लाह मुनासिब है, जवान बच्ची है, हाँ ठीक है, लेकिन ये कि वजन बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होता है, वो जो कुछ भी खाते हैं वो हजम हो जाता है, अंदर जिस्म में जमा हो जाता है एज एनर्जी, लेकिन बॉडी को वो रिलीज नहीं कर रहा होता। बुनियादी तौर पर मुझसे तो कहें तो आप खुशनसीब हैं कि आप मोटी नहीं है। सही बात है, बड़े जैसे जैसे और एज बड़ी होगी तो फिर तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। लेकिन बेटे इस बात को तय कर लीजिए कि आपको कैलोरीज कितनी लेनी है। जिस एज ग्रुप में आप हैं, वजन बढ़ाने की कोई दवा अगर आप चाहिए तो मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर जब आम आएंगे तो आम दूध मिला करके आप जो है वो मुसलसल रोजाना 2 ग्लास पिया कीजिए, उससे कंपैरेटिवली आपका वजन बेहतर हो जाएगा। लेकिन प्लीज कोई दवा मत लीजिएगा, इसलिए कि हमारे यहां मेडिकल करने वाले लोग बहुत सारे हैं। वो मेडिकल ये करते हैं कि दवाओं में कॉर्टिजोन डाल करके आपको दे देते हैं, आपको पता हो या ना हो। वो कॉर्टिजोन खाने से वक्ती तौर पर तो बहुत कुछ होता है, इस हवाले से बहुत सारे इंजेक्शन भी आते हैं। अगर आप उन इंजेक्शन को लगवा लें तो आपके जिस्म में एक अर्ज प्रोटीन खाने की बढ़ जाती है, उससे मामलात तो बेहतर हो जाते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन आगे जाके उसके मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितनी आपकी हड्डियां कमजोर होंगी उतना ज्यादा आपका जिस्म बढ़ेगा। शायद इस बात को लोग फौरी तौर पर मेरी बात को अचंभे के तौर पर महसूस करें। जितनी आपकी हड्डियां कमजोर होंगी उतना आपका वजन बढ़ेगा, यह बात तय कर लीजिए। और बेटी अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपको अपने जिस्मानी आज़ा के खदोखाल के हवाले से कोई मसला है तो फिर उससे आप डिस्कस कीजिए और उसे बेहतर कर लीजिए। इसमें मुख्तलिफ लोकल एप्लीकेशन की मेडिसिन आती हैं बेटी, वो तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए सही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और सवाल आया हुआ है मिसेस आरिफ का, कराची से, 40 साल उनकी उम्र है, 10 साल से ब्लड प्रेशर है, किडनीज भी खराब हो रही हैं और बीपी बढ़ता चला जा रहा है, इसका कोई देसी इलाज है और काफी अरसे से गोलियां भी ले रही हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मेरी पहली दरखास्त जो है वो ये है कि ये जो हमारे यहाँ मामूल होता है ना कि जी आज ब्लड प्रेशर लग रहा है कि ज्यादा है तो गोली खा ली, लग रहा है कि ब्लड प्रेशर कम है तो आज गोली छोड़ दी, ये मामूल जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए, ये तय कर लें। आपको आपके डॉक्टर ने जो गोली लिख के दी है, अगर उसने कहा है कि ये गोली एक रोजाना खानी है तो आपको एक रोजाना खानी है 24 घंटे में, अच्छा लाजमी खानी है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि अब जो पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड है
वो ये है कि हमेशा ब्लड प्रेशर की गोली एक नहीं देते, हमेशा दो मुख्तलिफ देते हैं, दो मुख्तलिफ ग्रुप्स की गोलियां देते हैं। ये हमारा मामूल बन गया। तो ब्लड प्रेशर की गोलियों को जो लोग इग्नोर करते हैं उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि बाज औकात ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने वालों को ड्राई कफ हो रही होती है। ऐसे लोग अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवा को तब्दील करवा लें। ओके, ठीक है, वो करवा लें। ब्लड प्रेशर के न लेने की वजह से, ब्लड प्रेशर मेंटेन न होने की वजह से किडनीज खराब होते हैं और उसमें मसाइल पैदा होते हैं। अब आप ये तय कर लीजिए कि सीरम क्रेटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया लेवल करवाएं और अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। और सबसे बुनियादी बात ये कि आप ये तय करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके यूरिन में प्रोटीन आ रही हो। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से रुजू करके तमाम दवाओं की मैनेजमेंट को चेंज कराना चाहिए। और ये तय कर लीजिए कि अगर आपको जिंदा रहना है, कॉम्प्लिकेशन से बचना है, तो ये तय कर लीजिए कि आपको दवा अपने वक्त पर लेनी है। ऑलराइट, तो ये जरूरी है कि जो भी आपको कहा जाता है ना उसको जरा फॉलो जरूर किया करें और हर दवा जो है वो अपने डॉक्टर से पूछ कर लें। हमारे साथ एक कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया, मैं सायरा बात कर रही हूँ। जी सायरा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं शोरकोट से बात कर रही हूँ। अच्छा, चलिए आप जी सवाल कीजिएगा। हाँ जी, मैं आगा साहब से सवाल करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटी। वालेकुम सलाम। मेरी बहन है, वो 18 इयर्स ओल्ड है, फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है। उसका मोस्टली काम बैठने का होता है, तो उसकी कमर में बहुत पेन रहता है। हमेशा वो शिकायत करती है कमर की पेन की। एक तो आप कमर की पेन की बता दें, दूसरा आप थोड़ा सा मीनोपॉज और जो खवातीन में हो जाता है, प्लस मेरी मदर डायबिटिक है, प्लस मीनोपॉज के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि घर पे ही उसकी कोई मेडिकेशन हो सकती है। तीसरा मेरा सवाल है, जो आपने पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में बात की थी, मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो इसका ये है कि सिर्फ मेडिकेशन से ये ठीक हो सकती है कि और इसके कोई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, या घर का कोई आप बता दें। और चौथा ये है कि ठीक है जी, सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया जी। शोरकोट से आपने बड़े शोर के साथ बड़ा अच्छी सी, और तीनों आपके इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। अभी और भी थे, लेकिन ये कि प्लीज जरा सवाल जरा कम रखा करें, थोड़ी देर बाद बेशक आप कॉल करें ताकि औरों को भी जो है मौका मिलता रहे। सबसे पहली बात ये कि फाइन आर्ट की स्टूडेंट है, हाँ, उसका पोस्चर क्या है बैठने का? सही है, ठीक है। वो तो ये होता है, ये होता है या यूं होता है, ठीक है ना। अगर फाइन आर्ट की स्टूडेंट है और उसके बैठने का पोस्चर खराब है और कमर की जो उसके मोहरे हैं उसके अंदर मुसलसल एक बैंड आ रहा है, तो फिर उसकी कमर में दर्द तो होगा। सिंपल है दैट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बुनियादी तौर पर पोस्चर को ठीक रखना चाहिए। अच्छा, जो कमर का बैंड है, बैंड है, इसको कंपैरेटिवली बिल्कुल सही तौर पे मैनेज करना चाहिए। और जो लोग बैंड मैनेज नहीं करते, उनके मसल्स में स्पैज्म आ जाता है, स्पैज्म की वजह से उनका कल्चर जो है वो टेढ़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द हो रहा होता है। ओके, ठीक है। दूसरा सवाल आपका पीसीओएस का है बेटी, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज का। मैं इस हवाले से, मेरा दिल चाह रहा था आज कि मैं पीसीओएस पे बात करूं और मेनोपॉज पे बात करूं। दोनों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहां पर कॉम्प्लिकेशन ये है कि आजकल पीसीओएस हो रहे हैं, तो मैं एक जुमला सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि क्या 21 दिन तक गोलियां खाना, 7 दिन छोड़ देना, फिर 21 दिन गोलियां खाना, 7 दिन छोड़ देना, अगर ये दुनिया में इलाज है तो ये तय कर लीजिए कि इस इलाज के बाद कोई औरत मां नहीं बन सकती। ये लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये, इसका इलाज कीजिए, इलाज पॉसिबल नहीं है इस तरह। दूसरी बात ये कि मेनोपॉज के बारे में इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि अगले जुमा को जब यहां बैठूंगा तो हम जरूर बात करेंगे। सिर्फ एक चीज आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहां हार्मोन्स की तब्दीली के बारे में एक चीज एस्टैब्लिश हो रही है और वो WHO भी रिकमेंड कर रही है उससे, वो ये कि क्योंकि चिकन को हार्मोन के जरिए बहुत ज्यादा बड़ा किया जाता है, उसमें हार्मोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो चिकन के इस्तेमाल से लड़कियों को गुरेज करना चाहिए। चिकन के तो क्या खाए ना, गोश्त खाए ना चिकन खाने में कहाँ जाए। मजबूरी ये है कि चिकन में हार्मोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। हार्मोन्स को इंजेक्टेबल्स लगाने के बाद चिकन को उससे 72 घंटे तक उसे स्लॉटर हाउस नहीं भेजना चाहिए। मेरी जो रिसर्च है, मैं जिस तरह यहां पर जाकर के मुख्तलिफ जो चिकन बेचने वाले लोग हैं जो चिकन पालते हैं, वहां पर जाकर के पोल्ट्री फार्म में जब मैंने रिसर्च की, तो आप यकीन करें कि वो रात को इंजेक्टेबल्स लगा रहे होते हैं और उनका सौदा हो जाता है, सुबह वो बिक जाती हैं।
और ज़िबा कैसे करते हैं, यूं करके मुर्गी पकड़ता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और कटी हुई गर्दन से वो इस तरह झटका दे के मुर्गी को उठाता है और डब्बे में डाल देता है और उसके बाद खींच खांच के आपके हवाले कर देता है। क्या इस तरह झटका दे करके जब उसने मुर्गी को पूरी की गर्दन तोड़ दी तो क्या उसके जो रान के पीसेस हैं उसके अंदर से खून गया या नहीं? खून रहेगा, मौजूद रहेगा या नहीं रहेगा? क्या जमा हुआ खून हलाल है हराम है, मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन मैं इस पे बात जरूर कर रहा हूं कि उस चिकन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो हमारे यहाँ बच्चियों के लिए क़यामत ढा रहे हैं। तो फिर मुर्गी को कितनी देर तक रखना चाहिए कि इसका खून जब निकल जाए पूरा? नहीं, आप अगर फर्ज करें कि बहुत एहतियात करनी है तो मैं अपनी बच्चियों से मशवरा दूंगा कि लेग पीस इस्तेमाल न करें, चलें चेस्ट पीस इस्तेमाल कर लें। अच्छा ठीक है, उसमें कम से कम जमा हुआ खून नहीं होता, तो कम से कम एक सेफ लाइन तो है ना, तो कम से कम इतनी एहतियात कर लें। इतना कर लेंगे तो कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, एक मैसेज और भी आया है, ये स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि उनकी बहन की बच्चों की पैदाइश में उनके इंजेक्शन लगा था, जिसकी वजह से अब उनके कमर में काफी ज्यादा दर्द रहता है और चक्कर भी बहुत आते हैं। मेरी आदत नहीं कि मैं वो पर्चे लेकर के बैठूं, वरना मेरा दिल कभी चाहता है कि एपिड्यूरल के प्रोसीजर को कम से कम लोगों के सामने रख दूं कि एपिड्यूरल होती क्या चीज है। अच्छा, बाहर के मुल्क में मैंने सुना है कि अब नहीं होता, वहां पर बैन हो गया है और यहाँ पर अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। असल में बात यह है कि वो लोग यू टर्न ले चुके हैं नेचर की तरफ, exactly, और हम अभी उसी गधों वाली लाइन पे चल रहे हैं। हम लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उससे हम जब उसके डीमेरिट्स आने लगते हैं तो उसको नहीं देखते हैं। वो लोग इस बात को अवेयर करते हैं कि हम जो ये कुछ कर रहे हैं इसका रिएक्शन क्या आ रहा है, उसे फॉलो कर रहे होते हैं। हम लोग जो है वो सिर्फ इत्तबा कर रहे होते हैं, फॉलो कहां चलेगा हमें नहीं पता। बात यह है एपिड्यूरल लगता कैसे है। एपिड्यूरल के लिए जरूरी है कि कमर के चौथे और पांचवें मोहरे के दरमियान गैप हो। एपिड्यूरल लगाने के लिए हमें पेशेंट को यह कहना पड़ता है कि अपनी गर्दन को झुकाकर इतना ले जाए कि वो घुटनों को टच करे। सबसे पहली बात यह कि 9 महीने की जो प्रेग्नेंट खातून है वो टच कैसे करेगी? नहीं करेगी। अब उसके बाद गैप कम बनता है। हमें इतना एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो इतने से गैप के अंदर उस नीडल को अंदर तक पहुंचा दे। जब वो अंदर तक इस तरह नहीं पहुंचा पाता और कहीं पर वो किसी हड्डी को, किसी मसल को, किसी नर्व को डैमेज करता है, तो उसके बाद वो औरत वो दर्द तो भूल जाती है जो स्वत उसका 24 घंटे का दर्द है और सारी जिंदगी का दर्द लेकर बैठती है। एंड दिस इज द एपिड्यूरल। और कभी आप कहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट्स लाके दिखाऊंगा कि हम लोग कहां गलती कर रहे होते हैं और एक औरत को एपिड्यूरल के नाम पर क्या बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो इसका कोई इलाज होगा बाद में जाकर? उसूली तौर पर एपिड्यूरल की बाज़ौक़ात बिल्कुल जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ लोग इंसिस्ट कर रहे होते हैं नहीं जी मैं तो एपिड्यूरल लगवा लेंगे। हाँ, जबकि एक नेचुरल पेन जो है वो अल्लाह की तरफ से है और उसको हमें अब बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए और उसमें ही रहमत है। उस पेन में ही रहमत है और उस पेन के लिए बाकायदा इंजेक्टेबल लगाए जाते हैं कि पेन नॉर्मल हो, और वो नॉर्मल पेन ही अल्लाह का निजाम है। आप अल्लाह के निजाम से लड़ोगे तो तय कर लो कि एंड ऑफ द डे लूजर आप। चलिए, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे अगले हफ्ते। कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनको हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच आगे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सी मालूमात है कि मैं भी कभी सुन के बड़ी खौफजदा थी, लेकिन ये खौफ आना जरूरी है ताकि पता चले कि जिंदगी क्या है, इसको किस तरह से बेहतर करना है। थैंक यू सो मच आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग भी कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको एक ऐसे मुनफरिद कुकिंग शो में खुशामदीद जिसमें हम आपको सेहतमंद रहने के लिए इंतहाई मुफीद मशवरे देते हैं। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लो, बट योर लाइफस्टाइल हैज टू बी हेल्दी। प्रोग्राम का नाम है हकीम साहब का दस्तरखान। मैं हूं हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके बावर्ची खाने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए वक्त पर दवा का काम कर सकती हैं। सूंठ के इस्तेमाल से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द में भी कमी आएगी। आप सब गुजार सकेंगे एक सेहतमंद और खुश जिंदगी, और वो भी किफायत शारी के साथ। खाएं मगर समझदारी से।